चलो नेक्स्ट अपन चालू करते हैं प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर में 3 सेक्शन है, सेक्शन 25, 26 एंड 27। सेक्शन 25 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 27 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 26 एज सच इतना इंपॉर्टेंट है। देख सेक्शन 25 क्या बोलता है? सेक्शन 25 बोलता है दैट अगर तू सेक्शन 22 में या फिर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में अगर तू रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, ठीक, तो तुझे विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 01। वापस, अगर तू एवरी पर्सन अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 अदर देन एनआरडीपी, टीडीएस, टीसीएस, वाईडीआर सप्लायर्स, इनके लिए अलग प्रोविजन है। इनको छोड़ के अगर तू कोई और बंदा है जो सेक्शन 22 या सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, तो तुझे विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी, पॉइंट ऑफ लायबिलिटी मतलब फॉर इंस्टेंस टर्नओवर बेस्ड, ठीक है, तो सेक्शन 22 में तेरा टर्नओवर इंक्रीज हो गया फ्रॉम द लिमिट 10 लाख। जिस दिन तेरा टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख क्रॉस करता है, दैट डे इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लायबिलिटी। क्यों? उस दिन से तू रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो गया। उस दिन से विद इन 30 डेज तुझे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करना है इन फॉर्म आरईजी 01, जीएसटी आरईजी 01। समझा? नेक्स्ट, अगर एसईजी यूनिट या डेवलपर है, अगर तेरा एसईजी यूनिट या डेवलपर है, इवन इफ इट इज इन सेम स्टेट, तुझे फिर भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों? एसईजी यूनिट या डेवलपर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इज टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन और डिस्टिंक्ट एंटिटी। समझ में आया? ठीक है, इधर पहला पॉइंट सेक्शन 25 क्या अपन ने देखा कि अगर मैं 22 या 24 में लायबल हूं फॉर रजिस्ट्रेशन अदर देन एनआरडीपी, टीडीएस, टीसीएस, वाईडीआर सप्लायर, तो मुझे विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 सबमिट करना है, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद अगर मेरा एसईजी यूनिट या डेवलपर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई यूनिट या डेवलपर है, इवन इफ इट इज इन सेम स्टेट, रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, लेकिन मेरा एसईजी यूनिट या डेवलपर इवन इफ इट इज इन सेम स्टेट, इट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी और मुझे उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर लिख के रख लेना, इवन इफ विद इन सेम स्टेट, सेम स्टेट में है, मुझे फिर भी उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन 25(3) वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? मैं अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं, आई एम नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन। मेरा टर्नओवर अभी भी 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख के नीचे है, या मैं अभी भी सेक्शन 23 में कवर्ड हूं, लेकिन मैं फिर भी अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं। अगर मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता हूं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आई एम स्टिल बी लायबल टू पे टैक्स। मेरा टर्नओवर 5 लाख है, मैंने फिर भी अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लिया, तो मेरे को वो 5 लाख पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। एज वेल एज जितने भी जीएसटी के प्रोविजन जो रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल होते हैं, शाल मुटाटिस मुटांडिस म्हणजे एज इट इज मेरे पे भी एप्लीकेबल होंगे। समझ में आया? ठीक है, सेक्शन 25(3) में कोई इश्यू है नहीं। देख 3 पॉइंट अपन ने क्या देखा। सबसे पहला, विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी फॉर्म आरईजी फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 फाइल करना है। नेक्स्ट, एसईजी यूनिट या डेवलपर है तो उसके लिए मेरे को अलग से फॉर्म आरईजी 01 फाइल करना पड़ेगा। थर्ड, अगर मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लेता हूं तो जीएसटी के सारे प्रोविजंस मुझ पे एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अगर किसी स्टेट में, अगर किसी एक ही स्टेट में मेरे मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स है, अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में देखा था, अगर मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स है या एक ही स्टेट में मल्टीपल ब्रांचेस है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कि मैं कोई भी एक ब्रांच को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करके बाकी सारे ब्रांचेस को मैं एडिशनल प्लेस ऑफ डिक्लेयर कर सकता हूं, या सेकंड ऑप्शन, मेरे जितने भी ब्रांचेस है सबके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेके सबको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर सकता हूं। क्या बोला? समझ में आया? अगर मेरा एक ही स्टेट में मल्टीपल बिजनेस ब्रांचेस या वर्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, मेरा एक ब्रांच मुंबई में है, एक ब्रांच मेरा नागपुर में है, एक ब्रांच नासिक में है और एक ब्रांच पुणे में है। 4 ब्रांच है, चारों की चारों एक ही स्टेट में है, रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मेरे पास 4 ब्रांच है ना, तो मेरे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या
चारों का मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन लेता हूं महाराष्ट्र के बेसिस पे, एक ही रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन लूंगा तो जो मेरा मुंबई ब्रांच है उसको मैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करता हूं, जो मेरा नासिक, नागपुर और पुणे का ब्रांच है उसको मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दूंगा इन फॉर्म REG 01। सेकेंड ऑप्शन क्या है, मुंबई के लिए, नासिक के लिए, नागपुर के लिए और पुणे के लिए मैं 4 अलग अलग GST REG 01 फाइल करता हूं, समझा। तो इफ मोर देन वन रजिस्ट्रेशन GST REG 01 फॉर ईच सच प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर मैं ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो मेरे को सारे के सारे रजिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, समझ में आया। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड, अपन ने देखा था अभी इसमें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड मतलब क्या कि बिना पैन के तुम GST रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। हाउएवर इसके 2 केसेस है, ये एग्जाम में आ सकता है कि रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड, लेकिन 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें बिना पैन के भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। पहला केस है TDS के लिए तुमको चाहिए TD CAN क्या है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। TDS के लिए अगर तुम TD CAN सबमिट करते हो तुमको पैन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, NRTP नॉन रेजिडेंट है तो बाय डिफॉल्ट उसके पास पैन नहीं होगा, तो नॉन रेजिडेंट कैन टेक GST रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ पासपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, एज में बी नोटिफाइड। तो ये 2 केस है जिसमें पैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पैन के भी तुमको GST रजिस्ट्रेशन मिलेगा। 6 पॉइंट, फेज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ये वाला केस, अगर मैं लायबल हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए और मैं रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नहीं करता, दैट इज इफ आई फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो PO क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, मुझे अपनी मर्जी से वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करके दे देगा, ठीक है। उसने मुझे सुओ मोटो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे दिया। अब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं विद इन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म REG 01 फाइल करूं, या फिर जो सामने वाले ने, जो प्रॉपर ऑफिसर ने मुझे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दिया उसके अगेंस्ट अपील फाइल करूं। 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं एक्सेप्ट करूं और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल कर दूं, या फिर मैं उसके अगेंस्ट अपील फाइल करके लड़ूं कि भाई तूने गलत किया है, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लेने वाला, ठीक है। अगर मैं विद इन 90 डेज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दैट इज REG 01 फाइल करता हूं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं अपील करता हूं तो 2 बातें हो सकती है। अब अगर तू अपील कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, या तो वो अपील एक्सेप्ट होगी या वो रिजेक्ट होगी। तू अपील क्यों कर रहा है, तुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है इसीलिए। तो अगर तेरी अपील एक्सेप्ट हो जाती है मतलब तू रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन की अपील, तेरी जो अपील है वो कैंसिल हो गई, ठीक है, या वो रिजेक्ट हो गई, तो क्या, अपील रिजेक्ट हो गई मतलब तुझे विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर रिजेक्टिंग द अपील रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, दैट इज REG 01 फाइल करना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। एक काम करते हैं, पॉइंट नंबर 6 तक एक बार वापस, चल 2 ही पॉइंट है ना, एक बार 2 पॉइंट देख लेते हैं उसके बाद खत्म करते हैं। 7 पॉइंट, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है, WHOs है, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर इंडिया में कुछ करना है, ठीक है, तो इनको है ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN मिलता है, इनको GST रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके पास भी UIN है ना, द होल्डर ऑफ UIN दे ऑल आर अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो अनरजिस्टर्ड है देयरफॉर दे आर नॉट लायबल टू पे टैक्स, समझ में आया। नेक्स्ट, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, मैं अगर फॉर्म REG 01 फाइल सबमिट कर रहा हूं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, नहीं, मैंने REG 01 सबमिट किया ना तो वो REG 01 मेरा वेरीफाई होगा, ड्यू वेरिफिकेशन के बाद ही मुझे पता चलेगा कि वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। मैं उसके अंदर जो भी डिटेल्स डालता हूँ वो डिटेल्स वेरीफाई होगी कि भाई मैं ट्रू जेन्युइन डिटेल्स डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, वो वेरीफाई होने के बाद ही मुझे GST रजिस्ट्रेशन मिलेगा, समझ में आया। सेक्शन 25 यही बोलता है, ठीक है। वापस देखते हैं, सेक्शन 25 में अपन ने 8 पॉइंट देखा है। 8 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि अगर मैं सेक्शन 22 या 24 में कवर्ड हूं अदर देन NRTP, TDS, TCS, YDR सप्लायर, तो मुझे विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी REG 01 फाइल करना पड़ेगा, ये होता है मेरा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर विद इन द सेम स्टेट मेरे पास SEC यूनिट या डेवलपर है तो इवन इफ इट इज इन सेम स्टेट मुझे उसके लिए अलग से GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फॉर्म REG 01 अलग से सबमिट करना पड़ेगा।
थर्ड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब मैं अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। अगर मैं अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ तो आई एम लायबल टू पे टैक्स इवन इफ इट इज लेस देन इवन इफ माय टर्नओवर इज लेस देन 10 लाख 20 लाख और 40 लाख। ठीक है, एंड जीएसटी के जितने भी प्रोविजन है एज इट इज एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन शैल अप्लाई ऑन वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन एज वेल। समझा। फोर्थ, मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, अगर मैं एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो जितने मैंने रजिस्ट्रेशन लिए मुझे उतने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने पड़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट, पैन रिक्वायर्ड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। हर दो केस ऐसे हैं जिसमें पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला है टीडीएस में तुमको लगेगा टीडी कैन, और दूसरा है एनआरटीपी के लिए तुमको लगेगा पासपोर्ट या एनी अदर डॉक्यूमेंट एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक है। 6 पॉइंट, फेज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लेता तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, मुझे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे देगा। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करूं और विद इन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म REG 01 फाइल कर दूं, या फिर जो मुझे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दिया है उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करूं। अगर मैं अपील फाइल करता हूं तो दो ही चीज हो सकती है, या तो अपील एक्सेप्ट हो जाएगी, अपील रिजेक्ट हो जाएगी। अगर मेरी अपील एक्सेप्ट हो जाती है मतलब मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी अपील रिजेक्ट हो गई तो विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिजेक्टिंग द अपील मुझे जीएसटी REG 01 फाइल करना है। समझ में आया। 7 पॉइंट क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, UNO है, ठीक है, इन सबको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। इन लोगों ने अगर इंडिया में कोई टैक्सेस या कोई जीएसटी पे किया है तो वो जीएसटी का रिफंड क्लेम करने के लिए इनको UIN काम आएगा। ठीक है। होल्डर ऑफ UIN इज अनरजिस्टर्ड एज वेल एज नॉट लायबल टू पे टैक्स, ये याद रखना। और लास्ट पॉइंट अपन ने क्या देखा था, एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट कब होगी, ओनली आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। बिना वेरिफिकेशन के एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हो सकती। एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तुमको COR मिलेगा। COR म्हणजे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, COR मिल गया। सेक्शन 25 में कोई डाउट है? नहीं। आगे सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम्ड रजिस्ट्रेशन दो ही पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कि अगर तुमने CGST एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया ना तो द सेम रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एप्लीकेबल ऑन SGST एक्ट एज वेल। तुम्हें CGST के लिए अलग रजिस्ट्रेशन और SGST के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या है, तुमने CGST के लिए एप्लीकेशन डाला, अगर वो एप्लीकेशन तुम्हारा रिजेक्ट या कैंसिल हो जाता है तो इट विल बी डीम्ड कि तुम्हारा SGST का एप्लीकेशन भी रिजेक्ट या कैंसिल हो गया। समझ में आया? ठीक है, चल एक काम कर, वीडियो को पॉज कर और एक बार ये फटाफट उतार ले। इसके बाद अपन सेक्शन 27 देखते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर CTP एंड NRTP। ठीक है, चल देख, Section 27 is specifically for casual taxable person and non-resident taxable person. ठीक है, अब casual taxable person और non-resident taxable person के बीच में minute difference है। पहला, CTP क्या होता है? CTP मतलब वो इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है, उसका एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन है GST का, उसको टेम्परेरीली दूसरे स्टेट में सप्लाई करना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं लेके फॉर टाइम बीइंग एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेता है, ये देखने के लिए कि दूसरे स्टेट में उसका सप्लाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर सप्लाई चलता है फॉर टाइम बीइंग तो वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ये हो गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या, उसको इंडिया में टेम्पररीली काम करना है, कोई भी स्टेट हो, ठीक है, वो रेसिडेंट नहीं है लेकिन उसको इंडिया में आके टेम्परेरीली काम करना है, तो वो एज अ NRTP रजिस्ट्रेशन लेता है। दोनों में एक ही डिफरेंस है, CTP इज इंडियन रेसिडेंट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है फॉर टाइम बीइंग। NRTP इज नॉन रेसिडेंट, जो एक कंट्री से इंडिया में आ रहा है बिजनेस करने के लिए फॉर टाइम बीइंग। समझ में आया? अभी इधर नॉर्मली REG 01 कब फाइल करना होता है, सेक्शन 22 या 24 में, विदिन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी। CTP NRTP को कब फाइल करना पड़ेगा, मैं जिस दिन बिजनेस चालू करने वाला हूं ना उसके एटलीस्ट 5 दिन पहले, 5 दिन या उसके पहले कभी भी, उसके बाद नहीं। मतलब मेरे को परसों बिजनेस चालू करना है, मैं आज REG फाइल करूंगा, नहीं चलेगा। तो CTP NRTP के केस में REG 01 इज टू बी फाइल्ड एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस चालू करने से 5 दिन पहले मुझे REG 01 फाइल करना है। नेक्स्ट, मैं जो टेम्पररी सर्टिफिकेट ले रहा हूं, मैं जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले रहा हूं एज ए CTP और NRTP, वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी पीरियड क्या होगी।
दैट सर्टिफिकेट विल रिमेन वैलिड फॉर 90 डेज, ठीक है, और पीरियड मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। हाउएवर वो 90 डेज का अगर मुझे एक्सटेंशन चाहिए तो मैं एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फॉर एक्सटेंशन, तो मुझे एक्सटेंशन मैक्सिमम 90 डेज का और मिलेगा। तो इन टोटलिटी द पीरियड कैन नॉट एक्सीड मोर देन 180 डेज। समझ में आया? अभी देख, मैंने रजिस्ट्रेशन लिया मान ले 40 दिन का, ठीक है, तो मेरा वैलिडिटी पीरियड कितना होगा 90 डेज और पीरियड मेंशन विल बी 40 व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब 40 डेज विल बी माय वैलिडिटी पीरियड। बट अगर मैं अप्लाई करता हूं मुझे चाहिए मान ले 110 डेज का, तो मुझे मिलेगा क्या 110 डेज का? नहीं, मैक्सिमम वैलिडिटी इज 90 डेज। 90 डेज जब एक्सपायर होने वाला होगा ना, तो एक्सपायरी के पहले मैं 20 डेज का एक्सटेंशन मार सकता हूं। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन, जब मैं REG 01 सबमिट करने वाला होता हूं ना, तो उस टाइम पे मुझे एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स मतलब क्या कि मैंने जो मेरा जो पीरियड है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, उस पीरियड में मैं जो एस्टिमेटेड सेल्स करने वाला हूं, उस सेल्स पे जो मेरी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगी, दैट टैक्स लायबिलिटी उतना अमाउंट मुझे एडवांस में गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। समझ में आया? एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स मतलब एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द पीरियड और एक्सटेंडेड पीरियड। अगर मैं एक्सटेंशन लेता हूं तो एक्सटेंशन में मैं जो भी सप्लाई करने वाला हूं, उस सप्लाई पे जो भी मेरा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगा उतना मेरे को एज एन एडवांस डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। भैया ये एडवांस डिपॉजिट मुझे इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 50% पहले 50% बाद में करना है? नहीं, 100% एडवांस पे करना है। ठीक है, आज नगद कल उधार, सरकार उधारी रखती नहीं। अब ये एडवांस डिपॉजिट क्यों डाला बीच में? भाई तू CTP NRTP है, कल उठ के भाग लिया तो सरकार कहां ढूंढने बैठेगी तुझे? CTP है तो फिर भी एक बार पकड़ना आ जाए, NRTP कहां से आएगा? तो नुकसान नहीं झेलना है, इसीलिए सरकार क्या बोलती है, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है ना तुम्हारे उस पीरियड का, उसको एडवांस डिपॉजिट करके रखो। अगर तुमने ज्यादा डिपॉजिट किया हुआ है तो पीरियड खत्म होने के बाद जो भी बैलेंस है वो तुमको रिफंड मिल जाएगा। अगर तुमने कम डिपॉजिट किया तो पीरियड खत्म होने के बाद जो भी एक्सेस अमाउंट है वो तुमको पे करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। अब कॉमन नोट्स देख क्या बोलता है, सेक्शन 25 एंड सेक्शन 27 के कॉमन पॉइंटर्स क्या बोलते हैं। सबसे पहला, जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ना तुम्हारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, उसका रिपोर्ट कॉमन पोर्टल पे, GST कॉमन पोर्टल पे विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ वेरिफिकेशन अपलोड हो जाता है, विद इन 15 वर्किंग डेज। और नेक्स्ट, तुम्हें जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन मिलता है एज वेल एज तुम्हारे पास जो GSTN नंबर है, तुम्हें अपने नेम बोर्ड पे उसको मेंशन करना कंपलसरी है। समझ में आया? चल, इसमें अपने CTP NRTP में क्या देखा, विद इन 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तुमको REG 01 फाइल करना है। उसका वैलिडिटी पीरियड कितना होगा 90 + 90 मैक्स, और पीरियड मेंशन्ड इन COR व्हिचएवर इज अर्लियर। उसके बाद एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग REG 01 तुमको क्या करना पड़ेगा, उस पीरियड का जितना भी एस्टिमेटेड सेल्स है उस पे जितना भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उतना अमाउंट एज एन एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड लास्ट, कॉमन नोट्स में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट विद इन 15 वर्किंग डेज GST कॉमन पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। एंड सेकंड, COR एंड GST नंबर तुम्हें तुम्हारे नेम बोर्ड पे मैंडेटरीली लगाना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम कर, इसको पॉज कर वीडियो को और फटाफट कॉपी कर ले, फिर इसके बाद अपन सेक्शन 28, 29 और 30 खत्म करते हैं। चल नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 28। सेक्शन 28 बोलता है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन। ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया, अब ऐसा हो सकता है ना कि भाई उसके अंदर कुछ मुझे चेंजेस करने हो गए। देख, अगर मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कुछ अमेंडमेंट करना पड़ता है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला क्या है, कोर फील्ड में अमेंडमेंट है या नॉन कोर फील्ड में। कोर फील्ड मतलब क्या, मेरा जो बिजनेस का लीगल नाम है, जिसके नाम पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, वो नाम चेंज हो रहा है, या सेकंड मेरा पैन चेंज हो रहा है, ठीक है, या मेरे जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स है वो बढ़ गए या कम हो रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस हो रहे हैं, या फिर मेरा जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो मैंने डिक्लेयर किया था या एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस जो मैंने डिक्लेयर किए थे उसमें कोई चेंज है, तो वो कोर फील्ड में आ जाते हैं।
ठीक है। इनके अलावा जो भी है वो सब नॉन कोर फील्ड है। मेरे को फोन नंबर चेंज करना है नॉन कोर फील्ड में, मुझे मेरी कंपनी का वेबसाइट का नाम चेंज करना है नॉन कोर फील्ड में, एंड सो ऑन। ठीक है। अभी देख, नॉन कोर फील्ड में अगर अमेंडमेंट है ना, तो नॉन कोर फील्ड के अमेंडमेंट के लिए मुझे किसी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे अगर मेरा फोन नंबर, बिजनेस का नंबर चेंज करना है ना, तो मुझे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकता हूँ, वो अपने आप अमेंड हो जाएगा जैसे ही मैंने अप्लाई किया। ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोर फील्ड में अगर चेंजेस करना है ना, तो मुझे उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। नॉन कोर फील्ड मोस्टली एग्जाम में नहीं आएगा, कुछ है भी नहीं उसके लिए। तुमको याद क्या रखना है, अदर देन कोर फील्ड डिटेल्स जितनी भी है वो सब नॉन कोर आइटम्स, एंड उसके लिए अप्रूवल नहीं लगता। कोर फील्ड में अगर मुझे चेंजेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विद इन 15 डेज ऑफ अमेंडमेंट मुझे एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, मुझे अप्लाई करना पड़ेगा अमेंडमेंट के लिए। अभी फॉर एग्जांपल मेरा पैन चेंज हो गया, ठीक है, तो जिस दिन मेरा पैन चेंज हुआ ना, उसके विद इन 15 डेज मुझे अप्लाई करना पड़ेगा फॉर अमेंडमेंट। ठीक है। विद इन 15 डेज जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, उसके नेक्स्ट 15 डेज में या तो मेरा एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो मुझे बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के वो रिजेक्ट नहीं हो सकता। मतलब क्या कि अगर मेरा एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट रिजेक्ट हो रहा है ना, तो ऑफिसर मुझे एक अपॉर्चुनिटी देगा ये बोलने के लिए कि भाई मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर मैंने उसको कुछ क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन दिया, एंड अगर वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा, तो वो मुझे क्या करेगा, शो कॉज नोटिस सर्व करेगा। इफ द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मी इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, प्रॉपर ऑफिसर शैल सर्व अ शो कॉज नोटिस ऑन मी विद इन 15 डेज। ठीक है। वो नोटिस का जवाब मुझे विद इन 7 डेज देना है। विद इन 7 डेज मुझे रिप्लाई करना है। अगर मेरा रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी हुआ तो मेरी डिटेल्स अमेंड हो जाएगी, अगर मेरा रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो मेरी डिटेल्स अमेंड नहीं होगी। अगर मेरी डिटेल्स अमेंड नहीं हो रही, अगर उसको रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, तो अगेन मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। ठीक है। वो पहले मेरी बात सुनेगा, उसके बाद अपना डिसीजन लेगा। हाउएवर, अगर विद इन 15 डेज या विद इन 7 डेज प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता, तो इट विल बी डीम्ड कि मैंने जो अमेंडमेंट के लिए अप्लाई किया था वो एक्सेप्ट हो गया। समझ में आया। हाउएवर, अगर इफ देयर इज एनी चेंज इन पैन में अगर मेरा चेंज है तो मुझे फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। बट ऑब्वियस है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज पैन बेस्ड, तो अगर मेरा बेस ही चेंज हो गया तो बाय डिफॉल्ट मुझे रजिस्ट्रेशन भी नया लेना पड़ेगा। समझ में आया। ठीक है। तो देख, अमेंडमेंट में अपन ने क्या देखा, कोर फील्ड, नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड के अंदर क्या क्या है, नेम ऑफ द बिजनेस है, चेंज इन पैन है, एडिशन डिलीशन इन स्टेक होल्डर्स है, या फिर चेंज इन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी है वो सब नॉन कोर आइटम्स हो गए। नॉन कोर आइटम्स को अगर मुझे अमेंड करना है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोर आइटम्स अगर मुझे अमेंड करना है तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अमेंडमेंट मुझे एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। ठीक है। वो एप्लीकेशन नेक्स्ट 15 डेज में या तो एक्सेप्ट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी, व्हाटएवर द केस में बी, इफ द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड। ठीक है। अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा। अगर मेरा एप्लीकेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड, he shall serve the show cause notice in the same 15 days। ये जो 15 डेज है ना, जो कॉमन है, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है। या तो वो 15 दिन में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, या फिर वो 15 दिन में नोटिस सर्व करेगा। या तो वो 15 दिन में एक्सेप्ट करेगा या फिर वो 15 दिन में नोटिस सर्व करेगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर उसने मुझे शो कॉज नोटिस सर्व किया तो वो नोटिस सर्व करने के विद इन 7 डेज मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं विद इन 7 डेज रिप्लाई करता हूं एंड वो रिप्लाई मेरा सेटिस्फैक्टरी होता है तो मेरे चेंजेस अमेंड हो जाएंगे। अगर वो रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा तो वो चेंजेस अमेंड नहीं होंगे, वो चेंजेस कैंसिल हो जाएगा, अमेंडमेंट एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है। नेक्स्ट, अगर विद इन 15 डेज या विद इन 7 डेज प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता तो इट विल बी डीम्ड कि मैंने जो भी अमेंडमेंट एप्लीकेशन दिया था वो मेरा एक्सेप्ट हो गया एंड माय चेंजेस शैल स्टैंड अमेंडेड। वो अपने आप जीएसटी कॉमन पोर्टल पे दिख जाएगा।
ठीक है। एंड लास्ट, अगर मेरे पैन में कोई चेंज आ रहा है तो मुझे फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। समझा? ठीक है। चले काम कर, सेक्शन 28 वीडियो को पॉज कर और इसको फटाफट कॉपी कर ले, उसके बाद अपन सेक्शन 29 और सेक्शन 30 देखेंगे। चल सेक्शन 28 के बाद सेक्शन 29 स्टार्ट करने से पहले एक पार्ट ए और पार्ट बी है ऑफ रजिस्ट्रेशन REG 01 का। 01 में पार्ट ए और पार्ट बी क्या बोलता है, ठीक है। इसका मैंने ना वीडियो के लास्ट में इमेज शेयर करके रखा है, तो वो इमेज तुम लोग एक बार देख लेना। वीडियो खत्म होगा उसके बाद पार्ट ए और पार्ट बी का इमेज आएगा, एक एक करके वो इमेज देख लेना, ठीक है। अब 29 चालू करने से पहले इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, कि तुम्हारा कौन सी डेट से तुम रजिस्टर्ड हो ये मान के हम चलेंगे। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है। देख, रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे अप्लाई कब करना है, विद इन 30 डेज। तो अगर मैंने विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी अप्लाई कर लिया, ठीक है, तो उस केस में मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी पॉइंट ऑफ लायबिलिटी एंड नॉट एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी इधर देख, मेरा टर्नओवर एक्सीड होता है मान ले 1 नवंबर को। 1 नवंबर मेरा पॉइंट ऑफ लायबिलिटी आ गया जहां मेरा टर्नओवर एक्सीड हुआ 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, ठीक है। मैंने 10 नवंबर को अप्लाई किया फॉर रजिस्ट्रेशन और मुझे 25 नवंबर को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला, ठीक है। तो मैंने विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी अप्लाई कर लिया, तो उस केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 1 नवंबर, दैट इज पॉइंट ऑफ लायबिलिटी एंड नॉट एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ में आया? अभी वही सेम केस अगर यहां पर मैं देखूं, एप्लीकेशन नॉट विद इन 30 डेज, पॉइंट ऑफ लायबिलिटी है मेरा 1 नवंबर, ठीक है। एप्लीकेशन है मेरा 2 दिसंबर एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 10 दिसंबर। तो उस केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज 10 दिसंबर। समझ में आया? ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में तुम क्या चेक करोगे, एप्लीकेशन कब किया, डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी है तो पॉइंट ऑफ लायबिलिटी विल बी माय इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आफ्टर 30 डेज है फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी तो एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी माय इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ में आया? नेक्स्ट सेक्शन 29 देखते हैं। सेक्शन 29 इज कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें देख, दो केस हो सकते हैं। पहला तो क्या कि प्रॉपर ऑफिसर अपनी मर्जी से कैंसिल करेगा या फिर विद इन 30 डेज अगर मैं एप्लीकेशन करता हूं तो वो कैंसिल करेगा। दूसरा केस ये है कि प्रॉपर ऑफिसर बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी से कैंसिल करेगा, ठीक है। पहले वाले में वो कर सकता है कैंसिल अपनी मर्जी से, नहीं भी कर सकता, लेकिन सेकंड वाले में वो अपनी मर्जी से कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अभी देख, पहले वाले में 3 केस है। इन तीनों केस में अगर मैंने एप्लीकेशन डाला ना तो मेरे एप्लीकेशन पे भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। पहला केस क्या है कि मेरा जो बिजनेस है, जिस बिजनेस का मैंने रजिस्ट्रेशन लिया था, दैट बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड और इट इज फुल्ली ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू सम अदर पर्सन, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न के केस में दूसरे बंदे को, सक्सेसर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, अपने सेक्शन 22 में देखा था, ठीक है। सक्सेसर नया रजिस्ट्रेशन लेगा, जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अगर मेरे बिजनेस में कोई चेंज आ रहा है, अगर मेरे बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आ रहा है तो उसमें भी मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 और 24। मैंने सेक्शन 22 या 24 में रजिस्ट्रेशन लिया था, बट हाउएवर अब मैं रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं हूं। फॉर एग्जांपल, मैं टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा था, मेरा टर्नओवर एक्सीड हो गया 20 लाख, तो मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया अंडर सेक्शन 22, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन मेरा सप्लाईज 100% एग्जेम्प्ट हो गया, तो अब मैं 22 से 23 में कवर्ड हो गया, तो आई एम नो लॉन्गर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर 22। तो उस केस में भी मैं अगर एप्लीकेशन दूंगा विद इन 30 डेज तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। समझ में आया? ठीक है। 3 केस के, सबसे पहले बिजनेस डिसकंटिन्यूड, ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, second there is a change in constitution of the business, and third person is no liable to registration under section 22 or 24। समझा? नेक्स्ट, सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब प्रॉपर ऑफिसर अपनी मर्जी से कैंसिल करेगा। वो अपनी मर्जी से कब कैंसिल करेगा, तो भाई 5 केस है उसमें,
ठीक है। सबसे पहला केस, और ये पांचों के पांचों लॉजिकल है, जहां तुमको पता है कि हाँ भाई उसको पूरा हक है मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का, ठीक है। इधर देख, पहला क्या, when you contravene any provision of the act or rules, तुमने जीएसटी का एक्ट या रूल का कोई प्रोविजन है वो प्रोविजन अवॉइड किया, वो प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट, तुम कंपोजिशन स्कीम के तुम कंपोजिशन टैक्स पेयर हो, ठीक है, लेकिन तुमने अंडर सेक्शन 10 जो तुमको क्वार्टरली रिटर्न्स भरने पड़ते हैं, वो तुमने 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न्स या स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए तुमने रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा अगर तुम कंपोजिशन टैक्स पेयर हो। अगर तुम नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो, और तुमने 6 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए, मतलब तुम्हारा मंथली रिटर्न जो जाता है जीएसटीआर 3B, अगर तुमने 6 महीना कंटिन्यूअसली जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तुमने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लिया, लेकिन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद विद इन 6 मंथ्स, तुम्हारा 6 महीने तुमने बिजनेस ही चालू नहीं किया, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉड विलफुल, अगर तुमने किसी फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के चलते तुमने रजिस्ट्रेशन लिया है, मतलब रॉन्ग डेटा सबमिट करके अगर तुम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। समझ में आया? 5 केस, पहला कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द प्रोविजंस और द एक्ट ऑफ द रूल्स, दूसरा कंपोजिशन स्कीम में हो कंसेक्यूटिवली 3 टैक्स पीरियड तक तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया, नॉर्मल स्कीम में हो कंसेक्यूटिवली 6 टैक्स पीरियड तक तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया, चौथा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेके तुमने 6 महीने तक बिजनेस चालू नहीं किया, एंड पांचवा लास्ट, तुमने फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के चलते रजिस्ट्रेशन लिया, ठीक है। तो ये केस में अगर तुम प्रोविजन ऑफ द एक्ट या रूल्स कॉन्ट्रावेंट करते हो या फिर कंपोजिशन, नॉर्मल स्कीम, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन या फ्रॉड के केस में आते हो, तो सुओ मोटो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। हाउएवर कोई भी रजिस्ट्रेशन बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए कैंसिल नहीं होगा। वो कैंसिल करने से पहले एक बार तुमको शो कॉज नोटिस देगा कि भाई तुम आओ और मुझे एक्सप्लेन करो कि मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल नहीं करूं। तुम्हें विद इन 7 डेज उसका रिप्लाई देना होगा। लेकिन इन 2 केस में, कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम वाले केस में, रिटर्न्स वाले केस में, अगर तुम विद इन 7 डेज शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं देके ये जो पेंडिंग रिटर्न्स है वो सारे के सारे पेंडिंग रिटर्न्स अलोंग विद टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी भर देते हो, ठीक है, तो भी तुम्हारा कैंसिलेशन प्रोसीजर जो है वो हॉल्ट पे आ जाएगा, फिर उसके बाद वो कैंसिल नहीं होगा। समझा? सुओ मोटो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, तुमको उसका रिप्लाई देना है विद इन 7 डेज। ये दोनों केस में अगर तुम रिप्लाई नहीं देके जीएसटीआर फाइल करते हो तो तुम्हारा कैंसिल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। समझ में आया कदम? ठीक है। अभी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड। देख, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चालू होना और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। आज प्रोसीडिंग चालू कर रहा हूं, कल का कल कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। सरकारी काम है, प्राइवेट कंपनीज में भी ऐसे काम नहीं होते, तो सरकारी काम को तो भूल ही जाओ। तो उसमें बट ऑब्वियस है प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से लेकर खत्म होने तक में टाइम लगेगा। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो तुम्हारा उस टाइम तक, ऑफिसर चाहे ना तो उस टाइम तक तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड करके रख सकता है। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया मतलब क्या कि तुम उस पीरियड में कोई भी टैक्सेबल सप्लाईज नहीं करोगे, किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे और आईटीसी वगैरह क्लेम नहीं करोगे। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। एक काम कर, वीडियो पॉज कर, सेक्शन 29 का, ये पूरा सेक्शन 29 नहीं है, इसके आगे भी है, ठीक है, लेकिन यहां तक इसको कॉपी कर ले अपन, इसके बाद आगे का प्रोसीडिंग्स क्या है वो देखते हैं, ठीक है। चलो देख, सस्पेंशन हो गया ना, ठीक है, उसके बाद इधर देख, कैंसलेशन। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है ना, तो जस्ट बिकॉज मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया डजंट मीन के मेरा टैक्स लायबिलिटी भी अफेक्ट होगा। नहीं, कैंसिलेशन से पहले अगर मेरा कोई टैक्स लायबिलिटी है या मुझे कोई और ड्यूज पे करने हैं, इवन इफ इट इज डिटरमाइंड आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन, वो कैंसिलेशन के पहले का है ना, तो मुझे बाय डिफॉल्ट वो पे करना है, उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। देख, cancellation shall not affect the tax liability and other dues of a person for any period before cancellation, whether such liability has been determined before or after cancellation.
कैंसलेशन के बाद मुझे जीएसटी से मेल आता है कि भैया तुम्हारा इतना इतना लायबिलिटी है, ठीक है, या एक नोटिस आता है कि भाई तुम्हारा इतना इतना लायबिलिटी है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तुम अभी कुछ नहीं मांग सकते। नहीं, वो लोग क्या बोलेंगे, कैंसिलेशन से पहले का है ना, तो भले ही तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, भले ही हमने कैंसिलेशन के बाद वो डिटरमाइन करके तुझे दिया, तुझे वो पे करना पड़ेगा क्योंकि वो कैंसिलेशन से पहले का है। समझा? नेक्स्ट, अमाउंट पेएबल ऑन कैंसिलेशन। जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है ना, उस दिन मुझे सारे ड्यूज सेटल करने पड़ेंगे। अब बेसिकली मुझे अमाउंट क्या पे करना है, देख मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है ना, तो मेरे पास स्टॉक पड़ा होगा, स्टॉक पड़ा है मतलब मैंने वो चीज खरीदी होगी, परचेज किया है मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज मैंने उस पर जीएसटी पे किया होगा और उसका आईटीसी क्रेडिट लिया होगा, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, बाय वे ऑफ रिवर्सल वो क्रेडिट मुझे पे करना है और मेरे ड्यूज सेटल करने हैं, या फिर मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है मुझे उसको बेचना होगा, ठीक है, उसको बेचने पे जो टैक्स पेमेंट आ रहा है वो पेमेंट सेटलमेंट करना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, तो देख वो करूंगा कैसे, बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। इधर देख, अगर वो नॉर्मल स्टॉक है ना, अगर वो नॉर्मल स्टॉक है तो मुझे कितना अमाउंट पे करना है एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन, उस स्टॉक पे जितना भी आईटीसी है वो, या फिर उस स्टॉक को अगर बेच रहा हूं तो बेचने पे मेरा जितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, दोनों में से विचएवर इज हायर मुझे वो पे करना है। समझा? अगर मेरा कैपिटल गुड्स है ना, अगर ये कैपिटल गुड्स है, ठीक है, तो कैपिटल गुड्स के केस में आईटीसी एट द रेट आईटीसी -5%, जितना भी उस कैपिटल गुड्स को मैंने आईटीसी लिया, उस आईटीसी में से 5% पर क्वार्टर और पार्ट जो मैंने यूज कर लिया, ठीक है, वो माइनस करने के बाद जितना बैलेंस क्रेडिट है वो क्रेडिट, या फिर मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विचएवर इज हाई, ठीक है। अभी देख इसका एग्जांपल देख, ये तो नॉर्मल है, ये तुमको कोई इशू नहीं होगा कैपिटल गुड्स में। एग्जांपल देख मैंने इसको परचेज किया था, मान ले 1 अप्रैल 2017 में, ठीक है, ये मैंने इसको परचेज किया था फॉर ₹10 lakhs एट जीएसटी 10%, मैंने लाख रुपए का जीएसटी पे किया। चल 12 लाख करते हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने 1,20,000 का जीएसटी पे किया, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने ना 1 अक्टूबर 2019 करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इतने पार्ट तक मैं वो यूज कर चुका हूं, इतने पार्ट तक, इस पीरियड तक मैं मेरा कैपिटल एसेट यूज कर चुका हूं। कैपिटल एसेट मैंने यूज कर लिया मतलब इतना टैक्स भी मेरा यूज हो गया होगा। अभी देख मैंने कितना यूज किया, 17 से लेकर 18 तक 4 क्वार्टर, ठीक है, 18 से लेकर 31 मार्च 2019 तक 4 क्वार्टर, टोटल कितने हो गए, 8 क्वार्टर हो गए। फिर अप्रैल मई जून 19, जुलाई अगस्त सितंबर 19, 8, 9 और 10, टोटल 10 क्वार्टर्स तक मैंने यूज किया था, यूज्ड फॉर 10 क्वार्टर्स, यूज्ड फॉर 10 क्वार्टर्स, ठीक है। तो अमाउंट पेएबल कितना आएगा, मैंने मान लिया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको बेचा, सोल्ड फॉर 8 lakhs एट द रेट ऑफ 10% जीएसटी, ठीक है। तो अमाउंट पेएबल कितना आएगा, आईटीसी कितना लिया मैंने, 1,20,000, 1,20,000 माइनस 5% पर क्वार्टर, कितने क्वार्टर है, 10 क्वार्टर है, मतलब माइनस 50% हो जाएगा। और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 8 lakhs पे 10% 80,000, तो दैट इज इक्वल टू 60,000 और 80,000, whichever is higher that will be 80,000। इतना अमाउंट मुझे पे करना है बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। नॉर्मल वाले स्टॉक पे तुमको इश्यू नहीं होगा, जो भी स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक खरीदने के टाइम पे तुमने जितना भी टैक्स पे किया था वो सारा का सारा उसका क्रेडिट लिया था, वो क्रेडिट और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी whichever is higher। समझ में आया? अब इधर देख, एक बार अगर तेरा जीएसटी सस्पेंड हो जाता है ना, रजिस्ट्रेशन तेरा सस्पेंड हो गया,
ठीक है। तो सस्पेंशन से लेकर कैंसलेशन का जो भी टाइम फ्रेम है ना, उस टाइम फ्रेम में तुझे जीएसटी रूटीन कंप्लायंसेस नहीं करने हैं, तुझे ना टैक्सेबल सप्लाईज करनी है, ना तुझे जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने हैं, ठीक है। उस दौरान तो जीएसटी रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं करेगा। नेक्स्ट, डीम्ड सस्पेंशन। तेरा रजिस्ट्रेशन डीम्ड सस्पेंशन कब माना जाएगा? फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन, जो तेरा डेट ऑफ एप्लीकेशन है फॉर कैंसिलेशन वो, या फिर तूने एप्लीकेशन में जिस डेट से कैंसिलेशन मांगा है वो, व्हिचएवर इज लेटर से तेरा सस्पेंशन चालू हो जाएगा। अभी देख, रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन भी मांग सकता हूं। मैंने एप्लीकेशन किया मान ले 15 नवंबर को फॉर कैंसिलेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में मैंने ये लिखा कि मुझे विद इमीडिएट मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन चाहिए, ठीक है। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया? 15 नवंबर, या फिर डेट फॉर विच कैंसिलेशन इज सॉट 1 नवंबर व्हिचएवर इज लेटर। तो मेरा सस्पेंशन कब से होगा? 1 नवंबर या 15 नवंबर? 15 नवंबर से। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देख, मैंने एप्लीकेशन किया 15 नवंबर को, मैंने एप्लीकेशन में ये लिखा कि मुझे 1 दिसंबर से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल चाहिए, ठीक है। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट व्हिचएवर इज लेटर, डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? 15 नवंबर। कब से मैंने कैंसिलेशन मांगा? 1 दिसंबर। तो मेरा एप्लीकेशन मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कब से होगा? 1 दिसंबर से, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट, अगर मेरा कैंसिल हो रहा है ना, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, इफ एवरीथिंग हैज बीन कंप्लाइड विथ, अब फुल एंड फाइनल खाली रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑर्डर पास करेगा, एंड उसके ऑर्डर में जो डेट दिया है वो डेट से मेरा रजिस्ट्रेशन शैल स्टैंड कैंसल्ड। समझ में आया? ये तुम्हारा है सेक्शन 29, यहाँ पे खत्म होता है। इसके पहले वाला पार्ट और ये पार्ट मिला के तुम्हारा पूरा सेक्शन 29 बनता है। समझा? वीडियो को पॉज कर एक बार और इसको फटाफट कॉपी कर ले। इसके बाद लास्ट सेक्शन 30 छोटा सा है, वो भी खत्म कर दे और उसी के साथ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चल इसको उड़ा ले एक बार। चल, लास्ट सेक्शन है सेक्शन 30, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन मतलब क्या कि मेरा कैंसिलेशन मुझे कैंसिल नहीं, मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो मुझे कैंसिल नहीं करवाना, दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। देख, मैं कब रिवोकेशन के लिए जाऊंगा? जब मैं एप्लीकेशन करूंगा या जब भी प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। देख, कॉमन सेंस, अगर मैं कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्यों जाऊंगा कि भाई तू मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत कर? नहीं ना। तो ये कब एप्लीकेबल है? जब प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है। अपन अभी थोड़ी देर पहले वो 5 केसेस देखे थे। 5 केसेस कौन कौन से थे? ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट या प्रोविजन हो गया, प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट या रूल्स हो गया। फिर मैंने बिजनेस विद इन 6 मंथ चालू नहीं किया वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, जीएसटीआर नहीं भरा विद इन 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड और 6 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, या फिर फ्रॉड या बिल्कुल मिसस्टेटमेंट से लिया। तो उसके वो जो 5 केसेस है जिसमें सुओ मोटो कैंसिल होता है, उन केसेस में मैं रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? आई विल अप्लाई फॉर रिवोकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन कर दिया, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन या तो मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा। अगर उसने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दिया तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन अगर वो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, तो उसे शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा, प्लस मुझे भौंकने का मौका देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, वो क्या करेगा? शो कॉज नोटिस इशू करेगा, प्लस मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। उस शो कॉज नोटिस का मुझे क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा एज टू के भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं करवाना है। ठीक है, वो क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन मुझे विद इन 7 डेज फ्रॉम शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो क्लैरिफिकेशन सेटिस्फैक्टरी है तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन सेक्शन 30 इतना ही है। अब कॉमन पॉइंटर्स है सेक्शन 29 और सेक्शन 30 के। सेक्शन 29 में अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है या सेक्शन 30 में अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, सेक्शन 30 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब होगा? जब मेरा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी सेक्शन में अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो भी मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं आफ्टर द कैंसिलेशन रिटर्न्स फाइल कर सकूं। कौन कौन से रिटर्न्स और कौन से पीरियड के रिटर्न्स है ये तुमको वीडियो के बाद एक इमेज में दिख जाएगा।
हाउएवर जो अगर यूआईएन होल्डर्स है, यूआईएन होल्डर्स कौन होते हैं, ठीक है, नेशनल बॉडीज जो अपने डब्ल्यूएचओ है, यूएनओ है, ये सारे एमएससीज वगैरह है, ये सारे यूआईएन होल्डर्स होते हैं। अपन ने देखा था यूआईएन होल्डर्स आर नॉट रजिस्टर्ड एंड देयरफॉर नॉट लायबल टू पे टैक्स। अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो अप्लाई भी कैसे करेंगे फॉर कैंसिलेशन, ठीक है। फॉर दैट यूआईएन होल्डर्स कैन नॉट अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। जो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो मुझे वाया ईमेल एंड एसएमएस इंटीमेट हो जाएगा। एंड लास्ट, सबमिट द रिटर्न्स ऑफ द अर्लियर पीरियड आफ्टर कैंसिलेशन। ये तुमको वीडियो के एंड में इमेज में मिल जाएगा। देख, इसी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अपन ने सेक्शन 22 देखा, 23 देखा, 24 देखा, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। सेक्शन 22 में अपन ने देखा था पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन, 4 केस थे उसके अंदर। सेक्शन 23 में अपन ने देखा पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 में अपन ने देखा पर्सन मैंडेटरी लायबल टू रजिस्ट्रेशन वेदर और नॉट द टर्नओवर लिमिट एक्सीड्स। सेक्शन 25 में अपन ने प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन देखा, एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन कवर्ड अंडर 22 एंड 24 अदर देन OIDAR, NRDP, TDS एंड TCS, ठीक है। सेक्शन 26 अपन ने डीम्ड रजिस्ट्रेशन देखा या डीम्ड कैंसिलेशन देखा। सेक्शन 27 अपन ने CTP और NRDP के लिए देखा। सेक्शन 28 में अपन ने अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन देखा, कोर फील्ड एंड नॉन कोर फील्ड वाला। सेक्शन 29 में अपन ने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन देखा, इसके अंदर भी 2 है, या तो मैं एप्लीकेशन दूं और कैंसिल हो, 3 केसेस है, या फिर प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो कैंसिल करे, 5 केसेस है, ठीक है। और लास्ट अपन ने देखा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अगर प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो वो 5 केसेस में मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो मैं रिवोकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। चलो है, इसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो के एंड में तुमको 3 इमेज मिलेगी, ठीक है। 2 इमेजेस में प्रोसीजर है, पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ रजिस्ट्रेशन, और लास्ट इमेज में तुमको कौन कौन से रिटर्न्स तुम कब कब फाइल कर सकते हो उसका डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तीनों चार्ट एक बार अगर चाहिए तो रेफर कर लेना, कॉपी करना तो कॉपी कर लेना, ऐसे केस में भी जैसा भी तुमको सूटेबल हो। चलो गाइस, रजिस्ट्रेशन चैप्टर अपना यहीं पर खत्म होता है। आदियोस गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।